सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। आज यौम मजदूर है और पूरे पाकिस्तान में आम तातील है। ऐसे में सिर्फ सड़कों पर मजदूरी की तलाश में नजर आ रहा है तो सिर्फ वो तबका जिनके लिए आज का दिन मनाया जा रहा है। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम ने अमीर को अमीर और गरीब को गरीब तर बना दिया है। पाकिस्तानी मेहनत कश कमर तोड़ महंगाई, कम उजरत, तेल, बिजली, गैस वगैरह जैसी रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा तालीम और सेहत की अबतर सूरत हाल का शिकार है। यह हकीकत है कि मजदूरों से 16-16 घंटे जानवरों की तरह काम लिया जाता है। तनख्वाह या उजरत बराए नाम, ओवर टाइम का तस्वुर ना होना, दौरान ड्यूटी अगर मर जाए तो इसका जिम्मेदार भी खुद मजदूर का होना ही है। जहां जख्मी होने वाले मजदूर के इलाज के लिए भी मिल या फैक्ट्री वगैरह की तरफ से सहूलत का कोई कानून ना हो, मजदूर की मुलाजमत का फैसला भी मालिक के रहमो करम पर हो, छुट्टी का कोई तस्वुर ना हो, मजदूर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत दावा, बातें और बयानात तो दे मगर हकीकत में भूख और अफलास की चक्की में पिसे ये मजदूर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो। वहाँ कैसा यौम मजदूर? आज जब से पाकिस्तान में 13 जमातों की हुकूमत है और ममलिकत खुदादाद का मजदूर मजीद मुश्किल में फंस चुका है। दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। मगर मुझे यकीन है कि ऐसे में कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। कहीं ना कहीं से तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी, क्योंकि जुल्म सहना भी जालिम की हिमायत करना है। मजदूरों के आलमी दिन और मुल्क की मौजूदा सियासी रस्साकशी पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ है सैयद मुजम्मिल शाह और सिद्दीक जान। ये बताएं, अब आज जिस तरह इमरान खान साहब ने रैली निकाली है, इससे तो लगता है कि इलेक्शन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो अब तो हुकूमत और ज़्यादा डरेगी कि भाई ये रैलियां निकाल रहा है, ये एहतजाज कर रहा है, ये महंगाई के खिलाफ बात कर रहा है और महंगाई तो है। तो फिर इमरान खान इस रैली से और ज़्यादा अपने लिए मुश्किलात तो नहीं पैदा करेंगे? देखें, अब ये रैलियां मैटर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ इस्टेब्लिश इमरान खान कर चुके हैं कि वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं, आवाम उनके साथ हैं और ये रैलियों में आने वाले लोगों की तादाद तो जितनी बड़ी इमरान खान की पॉपुलैरिटी है उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। हाँ, अगर आप PDM की 13 जमातों से मुआवजा करें तो वो तो 13 मिल के तमाम तर हुकूमती, सरकारी, रियासती वसाइल इस्तेमाल करके भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। उस हिसाब से बिल्कुल ज़बरदस्त उनकी रैली है। लेकिन इमरान खान साहब की रैलियाँ मैटर नहीं करती। मसाइल कुछ और हैं। मसाइल हैं जो इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मिलते हैं, जो बातें करते हैं, जो इमरान खान अपनी मीटिंग्स में बातें कर रहे हैं, जो इमरान खान अपने अज़ाइम बता रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आकर क्या करेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा परेशानी का बायस हैं। उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है और एक खौफ है, हर जगह पे खौफ है। देखें ना, आप स्टेक होल्डर्स देख लें। हुकूमत कहती है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो PDM में शामिल जमातें ये समझती हैं कि इनका कड़ा एहतसाब होगा और इनका बुरा हाल होगा। फिर इसी तरह से अदालत के अंदर काजी फाइज़ा साहब और उनके कुछ साथी जजेज़ हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान अगर आ गया सितंबर से पहले तो काजी फाइज़ा साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इमरान खान जो है वो शायद उनको चीफ जस्टिस ना बनने दें और कोई बड़ा एक्शन कर दें उनके खिलाफ। हालांकि मैं नहीं समझता कुछ ऐसा होगा। इमरान खान साहब तो पिछले रेफरेंस का भी कहते हैं कि वो हुकूमत को नहीं करना चाहिए था, वकला तंजीमों को करना चाहिए था, वो हमसे गलती हुई। तीसरा आप देख लें, इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन का किरदार है। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान ये समझते हैं कि इमरान खान आ गया तो हमारी खैर नहीं है, वो आईनी तरमीम करके वो कुछ भी करेगा लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। फिर इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट मेन स्टेक होल्डर है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको लगता है कि इमरान खान आएंगे तो पता नहीं इदारे के अंदर कुछ क्या चीज़ें करेंगे, वो एक अलग उनको खौफ है। इसी तरह से मीडिया भी एक स्टेक होल्डर बन गया है। मीडिया ने जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस हद तक मीडिया चला गया है, उनको अपना एक उनके स्टेक सब इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अपना सर्वाइवल है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सर्वाइवल का मसला है और सबको ये बात पता है कि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान आ जाएगा। और फिर इमरान खान मीटिंग्स में जो बातें कर रहे हैं वो आप और मैं प्रोग्राम में नहीं कर सकते, लेकिन वो बातें पहुंच तो रही हैं। वो बातें जब पहुंच रही हैं तो फिर वो मैंने किसी को कहा, PTI के एक बड़े आम लीडर को, मैंने कहा वो खान साहब से हमारी उस दिन मुलाकात हुई और खान साहब ने ये बातें की हैं। कहते हैं ये तो फिर ना आने वाली गल हुई। फिर खान साहब ये तो वो गल्लां कर रहे हैं कि जनाब मैं तो वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। तो बात यह है कि फिर इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो है उनका भी क्लियर है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि अवामी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है उनके साथ। लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं कि आगे उन्होंने क्या करना है वो नहीं करना, जो एक परसेप्शन बन गई है, कोई इदारों में तब्दीलियाँ कर देंगे, कोई हेड्स तब्दील कर देंगे, वो नहीं है। लेकिन कुछ और जो वो करना चाहते हैं
वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो जब पहुँचती हैं तो फिर और ज़्यादा अज़म पुख्ता हो जाता है कि इसको नहीं आने देना, जो मर्जी हो जाए। ठीक, आज मरीम नवाज साहब को मैं देख रहा था कि उन्होंने भी यौम मजदूर पर कि जी मजदूरों के हवाले से, वर्कर्स के हवाले से खिताब उनका भी चल रहा था, लेकिन ये दो मुख्तलिफ मुज़म्मिल हम देखते हैं। एक रैली का मुकाबला आप इस तरह नहीं कर सकते, अगर मीडिया में नहीं भी आता, लेकिन लोगों का निकलना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ज़ाहिर एक फोकस आ जाता है, ऑप्टिक्स बड़े ज़बरदस्त है। मगर ये रैली मकबूलियत होगी, महंगाई है वो भी इमरान खान मकबूल बना रही है, इलेक्शन से फरार भी इमरान खान मकबूल बना रहे हैं, लेकिन वो कबूलियत नज़र नहीं आ रही। तो वो कबूलियत फिर किस तरह होगी जब इस तरह के बयानात देंगे, इस तरह के मसाइल खड़े करेंगे कि वो कह रहे मैं आ गया तो ये कर दूंगा। ये खौफ उन्होंने पैदा किया हुआ है कि जी आएंगे तो कुछ हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे। बिल्कुल ऐसे है, ये इस तरह तारीख़ में मिसालें रही हैं इस तरह की। हमें मुर्तज़ा भुट्टो साहब की जो पॉलिटिक्स है वो भी ऐसी थी, पॉपुलर थे अच्छे खासे और बेनज़ीर की हुकूमत को भी चैलेंज कर रहे थे बज़ाते खुद, लेकिन उसके बावजूद जो स्टांस था वो बहुत टफ था और इसीलिए सिस्टम ने यह फ़ैसला किया कि यार ये इंसान जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं नहीं समझता खान साहब अभी उस स्टेज के ऊपर गए हैं और कुछ ना कुछ बारगेनिंग में उनको मिल भी सकता है अगर वो जैसे बयानात देते रहे हैं। पहले अक्सर दफ़ा उन्होंने ये भी कहा है कि बात करने को तैयार हैं, टॉक्स में चले जाएं या एस्टैब्लिशमेंट से हमारी कोई दूरियां नहीं हैं इसकी। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ये है कि जैसे ही मसाइल किसी मुल्क में बढ़ते हैं तो वहाँ जो पॉपुलिस्ट सियासतदान होता है उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो उन मसाइल की जानिब इशारा करके बताता है कि देखें ये सारे मसाइल मैं हल कर सकता हूँ, मुझे वापस ले आइए। तो इसीलिए इमरान खान साहब को एडवांटेज ये है कि जितने भी इन्फ्लेशन के मसाइल होंगे, इकॉनमी के मसाइल होंगे, IMF से डील ना होने का मसला होगा। अभी 10 मई का गालिबन जो रिव्यू है उसमें पाकिस्तान का एजेंडा है ही नहीं IMF में, तो ये बताता यही है कि आपको प्रोग्राम जो है वो जल्द मिलने वाला नहीं है। और साथ साथ ये भी कि जो बजट का जो मसला है वो सेंट्रल है। वो ये है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बजट पेश करने से पहले ये हुकूमत घर जाए, क्योंकि बजट वो हुकूमत पेश करे जिसके पास मैंडेट हो लॉन्ग टर्म का, अदरवाइज़ वो नुकसान पहुँचाएगी, IMF को डीरेल करने की बात होगी उस बजट के अंदर, क्योंकि ऐसे टैक्स एवेजन की जाएगी और साथ साथ ये भी किया जाएगा कि रिलीफ वहाँ दिया जाए जहाँ IMF अलाउ नहीं करता। अब उससे ये होगा कि प्रोग्राम डिरेल हो जाएगा और इलेक्शन सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है कि इंतखाब से फ़ौरन पहले जो बजट पेश करते हैं उसमें अनरियलिस्टिक चीज़ें करके चले जाते हैं ताकि आने वाली जो पार्टीज़ जो इक़्तिदार में वापस आती हैं उनसे मैनेज नहीं होता फिर। तो अपनी सियासी फ़ायदे के लिए जो बजट पेश किया जाएगा, असल मसला वो बना हुआ है। खान साहब को मालूम है कि अगर ऐसा बजट दे के ये चले भी गए और हम आ भी गए तो इतना बड़ा मसला क्रिएट होगा कि फिर IMF भी जो है वो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करेगा और इन पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा जी आपने IMF की शराइत। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे खान साहब जाने से पहले सब्सिडी देकर गए या उससे पहले 2017 के अंदर PMLN ने जो जाने से पहले सब्सिडाइज़ किया बहुत सी चीज़ों को। तो उस तरह ही असल मसला ये है कि बजट से पहले हुकूमत जाती है या नहीं जाती, जबकि PDM की हुकूमत बज़िद है कि बजट जो है वो हमने पेश करना है। तो असल बोन ऑफ कंटेंशन मुझे लगता है वही रहेगी, और क्योंकि उसके बाद अगर कोई हुकूमत आती भी है और पॉलिसी ऐसी बना के जाते हैं तो फिर उनके ऊपर सारा मलबा गिर जाएगा। अच्छा, आगे हमने बात करनी है मुज़ाकरात पर। कल आखिरी दिन मंगल कहा जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के बयान भी आ रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ जो बाकायदा हम कहें कि मियाँ नवाज शरीफ या मरीम साहब भी कह सकते हैं उनके तर्जुमान हैं, असल वो कहानी बताते हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। लेकिन सदीक, मजदूरों का आलमी दिन, आज आपको कहीं फोकस नज़र आ रहा है मजदूरों पर, उनके हालात पर, कोई उनकी बात कर रहा है? देखें उसामा भाई, मसला यही है कि हमारी सियासत उस नहज पे चली गई है, हमारे मुल्क के सियासी हालात उस नहज पर चले गए हैं कि हम आम आदमी की उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। गो कि ये जो इलेक्शन का मामला है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मामला, ये भी जुड़ा हुआ है पाकिस्तानियों के मसाइल से। लेकिन आज देखें हमारा फोकस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आज हम पोलिटिकल चीज़ें दिखाते रहे जी, वो अब जाहिर है हुकूमत अगर कंटेनर रख के फैज़ाबाद को बंद करेगी, हुकूमत अगर पुलिस का इस्तेमाल करेगी, हुकूमत अगर ये सारी चीज़ें करेगी तो डेफिनेटली मीडिया को वो दिखाना है, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हम फिर मजदूरों की, आज मैं उसामा भाई सोशल मीडिया पे देख रहा था, ज़ाहिर है हम मीडिया भी ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम उस तरह से मजदूरों की जो हकीकी आवाज़ें हैं, जो मजदूरों से आवाज़ें उठती हैं, वो नहीं सुनवाते हम। हमारे लिए भी पॉलिटिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हम वो सुनाते हैं। मैं देख रहा था जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप भी बड़ा वायरल है, जो सनतों से रिलेटेड जो मजदूर इत्तेहाद है, मैं बल्कि उनका नाम भी मैंने लिखा हुआ था, शेख मोहसिन अलियास साहब, उनका मैं खिताब सुन रहा था। अब वो जो सनतों से रिलेटेड मजदूर हैं ना, उनकी पूरे पाकिस्तान के जब उनके दुख बता रहे थे, उनके मसाइल बता रहे थे, तो सुनते ही बंदा कहता था कि यार ये वो मसाइल हैं जो सबसे पहले हल होने चाहिए थे। 74 बरस हो गए हैं आज तक। मसलन वो क्या बात कर रहे थे, उनके कम से कम तनख्वाह की बात कर रहे थे, उनके मेडिकल की बात कर रहे थे कि फैक्ट्री का पुर्जा और मशीन तो इंश्योर्ड होती है लेकिन मजदूर की ज़िंदगी इंश्योर्ड नहीं है। फिर उसके जो बच्चों की स्कूल की फ़ीसों का मामला है, उनके इलाज का जो मामला है, उनके घर का जो किराए का मामला है, बिजली की जो कीमतें हैं, गैस की जो कीमतें हैं, शायद ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, जो आटा है, जो गंदम है, ये सारी चीज़ें देखें, ये वो मसाइल हैं उसामा गाजी साहब
जिन पे बात होनी चाहिए थी, हाईलाइट होने चाहिए थे हुकूमत। अच्छा, एक तो इसमें यह भी है कि हमें पता है कि हम ये चीज़ें हाईलाइट करें भी सही तो इस हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? आम आदमी के वोट से हुकूमत इक़्तिदार में आई है, ना इन्होंने आम लोगों के वोट से इक़्तिदार में आना है। जिन्होंने मुसल्लत किया है वो इनको दोबारा मुसल्लत करवा सकते हैं, इसलिए उनको कोई फिक्र नहीं है आम आदमी की। और आम आदमी को उस तरह से मीडिया पे भी जगह नहीं मिलती, सोशल मीडिया पे फिर भी चलें, अच्छा है, कुछ न कुछ जगह मिल जाती है। बहरहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने कल और परसों भी आप देखें कि बोल के ऊपर 2-2 घंटे की ट्रांसमिशन की, जिसमें आम आदमी के मसाइल पूरे पाकिस्तान से दिखाए, उनकी आवाज़ सुनाई कि शायद अरबाब इख्तियार को थोड़ा सा एहसास, कुछ शर्म, कोई हया आ जाए और आम आदमी के मसाइल। इसीलिए इंट्रो में भी मैंने कोशिश की है ये जो मसाइल हैं बुनियादी, सेहत का या कम से कम तनख्वाह का, ओवर टाइम का, छुट्टियाँ ना मिलने का और 16-16 घंटे मजदूरी लेने का, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है तो मालिक को पता होता है कि वो शुक्र करेगा कि कम तनख्वाह मिल जाए, कुछ तो मिले। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी रियासत में मिलनी चाहिए, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। मगर हमारी रियासत को चलाने वाले इस वक्त आपस में बाम दस्तो गिरबां हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर कोई बिठाता भी है तो उसके बाद फिर बयानात आते हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, वो कहते हैं जी इमरान जल्दी जलसे करें ताकि मुज़ाकरात से जान छूटे। अब मुज़म्मिल मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमेशा वो तब करते हैं जब पीछे से यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से डायरेक्शन होती है, वो एक अलग तरफ चल रहे होते हैं। 1.5 की मस्जिद उनकी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से या काबीना से बिल्कुल अलग नज़र आ रही होती है। तो वो ये कहते हैं जी सहूलतकारी अब भी हो रही है, वो अब भी इदारों पर या इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगहों पर जी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट में शामिल आप समझे कानून और इंसाफ के भी इदारे हैं, दीगर भी है, वहाँ से सहूलतकारी अब भी हो रही है। उनको ये शिकवा है, इतने मुकदमात हो गए, सारा कुछ हो गया, अब भी उनकी मर्जी की उनको वो हुकूमत नहीं मिली, वो जिस तरह मजाक किया जाता है ना, अभी सच्चा प्यार नहीं मिला उनको। नहीं, इसमें तो बिल्कुल आपने सही कहा। जावेद लतीफ़ साहब का जो बयानिया होता है वो शहबाज शरीफ साहब से काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दिया है हमेशा से, और आज भी उन्होंने जो मुख्तलिफ बात मैं समझता हूँ जो की है वो उन्होंने ये कहा है कि जब तक नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आते इलेक्शन हम होने नहीं देंगे। तो अब उनकी वापसी किस चीज़ से मशरूत है ये हमें तो इल्म नहीं है, या तो वो खुद क्लैरिफाई कर दें कि टिकट नहीं मिल रहा या कोई फ़्लाइट नहीं आ रही पाकिस्तान की तरफ, ये इजाज़त नहीं है, डॉक्टरों की इजाज़त नहीं है, जो भी है, लेकिन वो ये क्लैरिफाई कर चुके हैं कि अगर नवाज़ शरीफ मैदान में नहीं होगा तो शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं करवा सकते, पहली चीज़ ये। और दूसरा जो उन्होंने गिला किया है कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट हासिल है, तो मैं समझता हूँ कि वही मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को एक्यूज़ करने वाली बात होगी, उसमें और तो नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि मरीम साहिबा की भी जो आज स्पीच थी उसमें भी उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है, पॉलिटिशियंस इन रोब्स, यानी कि जो रोब जजेस पहनते हैं उसके अंदर जज नहीं, वो सियासतदान है असल में। तो वो यहाँ तक कह गई हैं, तो बड़ा क्लियर है इस चीज़ को लेकर, इस बात के ऊपर तो स्टैंड पॉइंट मरीम साहिबा का भी जावेद साहब का भी एक जैसा ही लगता है। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि बहुत प्रो नवाज शरीफ स्टांस लेते हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब उस तरह से शायद आपको ना मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हों। और मरीम साहिबा की जो पॉलिटिक्स है मुझे लगता है कि सेंट्रल वही रहेगी, जो उनका खुडियाँ का जलसा था इससे पहले वाला, काफ़ी बड़ा जलसा किया था, और अब भी आकर मैं समझता हूँ कि कोई काउंटर जो मीडिया पे करने की उम्मीद है PMLN को, वो मरीम साहिबा के थ्रू ही है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की तो ना कोई खास अपीयरेंस नज़र आती है और ना कन्फ्रंट करते हैं। मरीम साहिबा क्या नहीं कर सकी जो नवाज शरीफ के आने से हो जाएगा? वैसे तो वो ऑल इन ऑल उनको कर दिया गया, एक पब्लिक फेस जो है वो तो मरीम साहिबा है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब आकर भी उस तरह इतने मुतहरिक नहीं हो सकते, उतने जलसे नहीं कर सकते, अब उनकी सेहत भी तो पता नहीं फिर वो क्या करेंगे आकर। वो स्टार्ट वहीं से, मरीम साहिबा की स्पीच में भी यही, आज भी मैं सुन रहा था यही जिक्र था, उन्होंने कहा कि अगर ये 9 साल नवाज शरीफ के अलग कर दें तो इसके अलावा सिर्फ खंडरात थे पाकिस्तान में, और मोटरवेज़ की बात कर लें, एटमी धमाकों की बात कर लें, तो सारी उन्होंने हिस्ट्री रिपीट की कि नवाज शरीफ इज़ दी ओनली पर्सन जो आके फिक्स कर सकता है, इसके अलावा जिसको भी इक़्तिदार दिया है उसने नुकसान ही किया है। तो मरीम साहिबा भी अभी नवाज शरीफ वाला कार्ड इस्तेमाल करती हैं, और PMLN के अंदर और बाहर भी एक जो है वो परसेप्शन है कि वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब की शख्सियत के लिए और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पार्टीज़ तो होती नहीं है, यहाँ पे वन मैन शो चलता है। अदरवाइज़ दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि कोई कहे कि वोट जो बाइडन का है या ट्रंप का है, वहाँ रिपब्लिकन्स का या डेमोक्रेट्स का होता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स जो है वो शख्सियत परस्ती की तरफ चली जाती है। अच्छा सिद्दीक जान, अब कल का दिन फैसला कुन कह रहे हैं जी असद उमर साहब के आखिरी मौका है, मगर उससे पहले जो बयानात ख्वाजा आसिफ के आ रहे हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, ये सच्चा प्यार नहीं मिल रहा उनको अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से। मजीद वो क्या चाहते हैं ये भी समझ नहीं आती, या सिर्फ ये कि जी अब बाकी इदारे तो चलें बहुत सपोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन भी है, दीगर जितने भी इदारे हैं, लेकिन सिर्फ अदलिया से शिकवा नजर आ रहा है, वो मैनेज नहीं हो रही। देखिए वो मैनेज अदलिया नहीं हो रही, तो यही तो वो दबाव डाल रहे हैं इदारों पर कि आप मैनेज करें ना, आप क्यों नहीं मैनेज करते। वो इदारों से उनको शिकवा है कि देखें आपने अगर इतने बड़े बड़े काम करवा लिए हैं पहले,
तो ये मियाँ साहब की वापसी का मामला क्यों नहीं आप करवा सकते, ये इलेक्शन में ताख़ीर का मामला क्यों नहीं करवा सकते, चीफ जस्टिस से आप ये अहकामात वापस क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इस वक्त जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब जो हैं वो आइन कानून पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो आइन के ऊपर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। और वो क्या बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतें होनी चाहिए, अवामी नुमाइंदे होने चाहिए और सिलेक्टेड लोग नहीं होने चाहिए कि जिस तरह से ये सिलेक्टेड लोग मोहसिन नकवी जैसे बिठा दिए गए हैं, जिनका कोई पाकिस्तान में पता नहीं कुछ टैक्स हैं भी या नहीं हैं। ये भी उन्हीं की तरह के हैं कि जो जिनके असास जायदादें हैं और सब कुछ बाहर है, जब वो चाहें टिकट कटवाएं पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। तो मसला ये है कि ये दो चीज़ें ये चाहते हैं, एक ये कि इलेक्शन ना हो, दूसरा ये चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ और सिर्फ वापस ना आएँ, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो, उनकी तायत नायली ख़त्म हो, उनको हिसाब न देना पड़े, उनसे ये ना पूछा जाए कि पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, रसीदें कहाँ हैं, ये लंदन फ्लैट कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें। और साथ जो नैब तरमीम हैं जो हमने की हैं, वो जो ज़ेरे इल्तवा हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसके ऊपर भी आप जो है वो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस करें कि सुप्रीम कोर्ट उनको कह दे कि ये ज़बरदस्त तरमीम की हैं, ये तो पाकिस्तान का फ्यूचर इन्हीं से वाबस्ता है। क्यों? पाकिस्तान इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो इनका इसी तरह से है कि अगर वो नैब तरमीम रह जाती हैं तो फिर ये होगा कि ज़ाहिर है फिर करप्शन लूट मार करें, कोई पूछ नहीं सकता। वो तो उसमें तो कवर दे दिया गया है, ना सिर्फ पिछले केसेस को बल्कि मुस्तकबिल का भी कवर दे दिया गया है कि आप लूटें खाएं जो मर्जी करें, आपको पाकिस्तान का कानून हाथ नहीं लगा सकता। इतनी ज़बरदस्त वो तरमीम है, क्योंकि वो अवामी पाकिस्तान के लिए, वो इन मजदूरों के लिए नहीं की गई जिनका आज दिन मनाया जा रहा है, वो आम आदमी के लिए नहीं है, वो आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो चंद चोरों डाकुओं लुटेरों के मफादात जो इदारों से गिला है। और इदारे क्या करें? क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या कर दें? वो जो रिपोर्ट्स दी हैं उससे बढ़कर क्या हो सकता है कि जी पाकिस्तान में तो इलेक्शन हो नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, नो गो एरियाज हैं। अगरचे DGSPR कहते हैं जी कोई नो गो एरिया नहीं है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से, उसमें तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है, ना सिक्योरिटी दे सकते हैं, कोई इस तरह का काम इलेक्शन का नहीं हो सकता। और क्या करें इदारे इनके लिए? देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को तायत नाअहल कर दिया जाए, उनको रास्ते से हटा दिया जाए, चाहे कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े। इमरान खान तो ये कहते हैं। देखिए, मैंने आज जो इमरान खान साहब ने अपने खिताब में बात की है, ये बात मैं आपको और मुजम्मिल साहब को ये मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ और 4-5 दिन पहले बल्कि बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई उसमें इमरान खान साहब कन्विंस हैं। और ये बहुत ख़तरनाक बात है कि इमरान खान साहब इस बात पर कन्विंस हैं कि उनके ऊपर एक और कातलाना हमला होगा खुदा न खास्ता, और वो सक्सेसफुल होगा और उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। कन्विंस है इमरान खान इस चीज़ से, और वो कहते हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ। तो ये बात बहुत सेंसिटिव है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दें, जिसको आप नज़रअंदाज कर दें। तो ये बहुत संजीदा मामला है। अच्छा। और ये मामला उस वक्त तक रहेंगे जब तक इनको मुसलत रखा जाएगा, जब तक आइन प्रिवेल नहीं करेगा, जब तक आखिरी मिनट है मेरे पास, आखिरी मिनट। ये अब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी एक बड़ा अहम मामला है, परवेज़ इलाही साहब के घर पर जो जिस तरह से अटैक कहें या पुलिस रेड हुई, मुजम्मिल उस पर वो समझ नहीं आ रही किसके कहने पर किया। कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं, हमने भी नहीं कहा। रेंजर्स जो है चौधरी शुजात साहब की हिफाजत भी पहुंच गई, ये सारा कुछ समझ आई क्या हो गया है? मोहसिन नकवी साहब का तो बयान यही है उसामा इस पे कि उनको इल्म नहीं है किसने किया, इसकी इंक्वायरी वो करवाएंगे। तो ये बहुत अजीब बात है। पुलिस जो है वो किसके अंडर है? फिर पुलिस से ही पूछा जाए या उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दें कि जिस तरह मॉडल टाउन मैसेकर में हुआ था कि सिर्फ पुलिस अफसरान को जिम्मेदार ठहरा के साइड पे कर दिया। तो इसमें भी एब्सोल्यूट केओस है, समझ नहीं आ रही। और शुजात हुसैन साहब भी इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो भी किसी को एक्यूज़ नहीं कर रहे क्लियरली। तो ऑब्वियसली इस पर क्या कह सकते हैं कि किसने कर दिया बात है, ये कौन ऑर्डर्स दे रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ की भी नहीं आ रही कि जी ये 20 अरब रुपए से ज़्यादा करप्शन का शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया जी ये जो आटा स्कीम आई थी सिर्फ रमज़ान में, इसमें 20 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन हुई है। अब निगरान सेटअप इस पर चीख रहा है, वफाकी हुकूमत भी कह रही है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई है ये मुफ्त आटा स्कीम में, 20 अरब रुपए से ज़ायद की। अब इसने इस बयान ने, इस इल्ज़ाम ने एक भौचाल पैदा कर दिया है। निगरान सेटअप की तरफ से उनके वज़ीर इत्तलात कहते हैं जी सबूत पेश करें। मरीम मगज़ब साहिबा वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहती हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़ी शफाफियत थी। इसके साथ साथ जनाब फूड के जो डिपार्टमेंट से डायरेक्टर फूड शोज़ब सईद वो कह रहे हैं जी नहीं ये अफवाह है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सिद्दीक जान, जो हमें रिपोर्ट्स आई उसमें तो ये था कि दुकानों पर भी बिका है, फिर ये खबर खुद हुकूमत की तरफ से आई कि 2 पटवारी जनाब, कम अज़ कम एक खबर तो ये आ चुकी,
और पता नहीं कहाँ का हुआ है, हज़ारों बोरियाँ उन्होंने गायब की, फिर एसी साहब ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, ये सब होता रहा है। तो अब शायद खाकान अब्बासी साहब को या सबूत देना चाहिए या पार्टी में मुश्किल है उनके लिए, अभी तक तो नून लीग में ही है, वो तो कह रहे 20 अरब रुपए की सिर्फ ये एक स्कीम आई, सिर्फ रमजान मुबारक में एक स्कीम में 20 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन। ये तो मेरे ख्याल उन्होंने कम बताई है, इससे ज़्यादा होगी। जिस तरह से ये बद इंतज़ामी थी, जिस तरह से ये आटा, क्योंकि 50-60 अरब रुपए का आटा कहाँ गया मुझे बताएं, और जिस तरह से इंसानियत की तजलील की गई, जिस तरह से लोगों को तज़हीक का और ये देखें मुझे समझ नहीं आती कौन इनके एडवाइज़र हैं। शहबाज शरीफ साहब आज भी 40-50 साल पुराने दौर में रह रहे हैं कि लोगों को लाइनों में लगाएंगे, जलील करेंगे, ख्वार करेंगे, इंसानियत की तजलील करेंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि तुम इंतहाई जो है वो निचले दर्जे के शहरी हो, तुम इतने गरीब हो, इतने, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो हो कि देखो तुम्हें इस तरह से जलील और ख्वार करके मैं लाइनों में लगा के तुम्हें आटा दे रहा हूँ, और साथ अपनी फ़ोटो भी बनवा रहे हैं, अपनी साथ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आके वारदातें डाल रहे हैं, फनकारियाँ, अदाकारियाँ, यही ड्रामेबाजियाँ इनकी हैं कि साथ उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें दे रहा हूँ आटा, मैं सस्ता तुम्हें आटा दे रहा हूँ। ये इंसानियत की। अच्छा चलें मान लेते हैं जी गलत कह रहे हैं जी शाहिद खान अब्बासी साहब, नहीं जी बिल्कुल शफाफियत से आटा तकसीम हुआ है, बिल्कुल घर घर पहुँचा है जनाब, बिल्कुल क्या बात है जनाब, बड़ा लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ है, कोई जान इंसानी जान इसमें नहीं गई और लोग खुशहाल हो गए हैं और लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं। चलें हम ये कह देते हैं, अगर कोई मान जाए हमारी बात तो मान ले, वरना हकीकत सबको पता है, जो ये बात कहेगा उसको लोग झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं देंगे, क्या बात कर रहे हो, ये कहाँ कितने लोगों को आटा मिला है। ये देखें सानिया निश्तर साहिबा जो जिस तरह से काम कर रही थी और जो एहसास प्रोग्राम, और उसमें क्या था, जो एहसास राशन प्रोग्राम था, उसमें क्या था कि आप दुकानों को रजिस्टर्ड करेंगे, जो डिज़र्विंग है जिसका नाम है उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो अपने करीबी किसी शॉप पे जाएगा, वहाँ जो उसको नंबर अलाट हुआ या जो भी मैकेनिज़्म था वहाँ से वो अशिया ज़रूरत लेगा, रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो अशिया है जिनके ऊपर सब्सिडी है वो लेगा, और दुकानदार उसको जो है वो करेगा, वहाँ पे ऐड करेगा और उसको 50% जितना भी डिस्काउंट मिला वो मिल जाएगा, ना लाइनें लगी। लेकिन इसमें मसला क्या है, अब अगर वो दुकान पे कोई जाएगा तो उसामा गाजी तो नहीं देखेगा, फिर मुजम्मिल साहब को तो नहीं पता चलेगा कि कितने हज़ार या कितने लाख लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप तो देखें ना, लाइनें लगी हैं, मुजम्मिल साहब को भी पता चला, उसामा गाजी साहब को भी पता चला, बोल और तमाम चैनल्स ने कोई 30-35 बार खबरें चलाई कि आज एक बंदा मार गया है, आज दूसरे बंदे की जान चली गई है, आज तीसरा बुजुर्ग जो है वो लोगों के पाँव के नीचे आ गया है, वो एक खातून को हार्ट अटैक हो गया है, अब 25 बंदे हो गए, अब 30 हो गए, अब 35 हो गए, अब 40। ये खबरें नहीं चलनी थी, ये लंबी लंबी लाइनें नजर नहीं आनी थी, ये इस्टेब्लिश नहीं होना था कि कौन है जो इनको ये आटा दे रहा है, तो ये ज़रूरी था। और ये शहबाज शरीफ साहब ये देखें, आज से पहले ये 1 साल पहले तक क्या इनके बारे में परसेप्शन बनाई गई थी, जो भी है एडमिनिस्ट्रेटर बड़े ज़बरदस्त हैं शहबाज शरीफ, क्या बात है, इनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है, देख लिया सारी कौम ने, और जो बड़ी तारीफें करते थे कि इनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है तो आम लोगों को पड़ा है, आम पाकिस्तानियों को पड़ा है जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद हो गई हैं। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ और मुझे उनका बड़ा माकूल जवाब लगा। उनसे कहा जी ये सस्ते रमज़ान बाज़ार क्यों नहीं इस दफ़ा लगाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी अरबों रुपया। उन्होंने कहा आपको पता है उस पर कितना खर्चा आता है, वो टेंट्स पर और सारे लॉजिस्टिक्स पर। उन्होंने कहा जी अरबों रुपया, उन्होंने फिगर भी बताई, तो वो हम क्यों ना लोगों को वैसे पहुंचा दें, इस तरह लगाना। लेकिन हमने इस सस्ते रमज़ान में देखा वही टेंट लगे, वही हमने ड्यूटियाँ पूरी इंतज़ामिया की देखी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी पूरा रमज़ान यही काम करती रही। तो मुजम्मिल इससे फिर हासिल क्या हुआ? दर्जनों लोगों की जान चली गई, 20 अरब रुपये से ज़्यादा की करप्शन का इल्ज़ाम सामने आ गया और वो कोई सस्टेनेबल नहीं था। चले और कुछ नहीं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसी को कंटिन्यू करें, BISP ये क्यों नहीं जारी रख सके? या वो शहबाज शरीफ साहब की जो सोच मीटिंग्स में भी कहते हैं कि भाई ऐसा मनसूबा लाना जो नज़र आए सामने, कोई सड़क के ऊपर हो, कोई पुल हो, कोई इस तरह का मनसूबा होना चाहिए जो नज़र आए, नीचे कोई नहीं। सेहत की बात कुछ ऐसी ना करना या कोई पानी की बात इस तरह ना करना जो समझ ही ना आए। तो ये खुद कर सकते थे, BISP इन्हीं का प्रोग्राम है, उस पर ये फ़ख्र करते हैं, उसको बढ़ा दिया। तो कोई और तरीका हो सकता था, जब ये भी ID कार्ड के थ्रू कर रहे थे, लोग भी दुनिया से चले गए इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के ज़रिए, और उस तरह हासिल भी कुछ ना हुआ। आटा भी इतना थर्ड क्लास था। आप देखिए कि जनाब नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने भी कहा कि इससे भी बड़ी करप्शन हुई है। उन्होंने खुद ये बात कही कि करप्शन भी हो रही है और आटा भी खाने के काबिल नहीं है। तो क्या हासिल हुआ इस सबसे? देखिए, इसमें ओवरऑल तो मुझे लगता है जो मैकेनिज़्म जिसके थ्रू ये एड पहुंचती है लोगों तक इस नौइयत की, उसको रिफॉर्म किए बगैर कोई भी हुकूमत आके जब भी ये अटैम्प्ट करती है तो यही होता है। जिस तरह से आटे चीनी की रिपोर्ट में पहले करप्शन साबित हुई, PTI के दौर में खान साहब ने खुद वो नाम आउट कर दिए, इस तरह अब भी यही हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि ये जो विज़न है मैं उससे डिसएग्री करता हूँ कि आप आवाम के अंदर ये आटा इस तरह से बांट दें। असल में हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि जॉब्स प्रोवाइड करने में मदद करे।
अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी है लोगों को तो वो ख़ुद अपना आटा ख़रीदने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन ये विज़न यहाँ पे कुछ और होता है। यहाँ पर ये होता है कि आप ट्रक खड़े कर दें और उसमें सालन बांटना शुरू कर दें, जिस तरह से पिछले दौर में हुआ, या फिर आप आटे की बोरियाँ इस तरह से लाइन में लगवा के लोगों को बाँटें। तो ये विज़न जो है वो ये प्रोग्रेसिव हुकूमतों का नहीं होता कि वो एक दिन का खाना फराहम करके घर चली जाए। तो वो अंग्रेज़ी में भी एक कहावत है जिसका तर्जुमा ये है कि आप जब एक मछली पकड़ना सिखाते हैं किसी को तो वो एक दिन मछली खिलाने से बेहतर है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी पकड़ के खा सकता है फिर। तो यहाँ पर विज़न सिर्फ ये होता है कि किसी ना किसी तरह, जिस तरह आपने भी बात की कि वोट लेने के लिए जो स्क्रीन पे चल जाए, टीवी पे आ जाए, जिसकी वाह वाह हो जाए, वो प्रोग्राम चला दिया जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है पॉलिटिशियन, क्योंकि इनसिक्योर इतने होते हैं कि उनको खुद मालूम नहीं होता कि हमारी हुकूमत अगले महीने रहनी या नहीं रहनी। तो इसलिए प्रोग्राम सिर्फ वो चलाओ जिसमें झंडे लग जाएं हर जगह, लोग तारीफ़ करें, सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ जाएं। तो विज़न सिर्फ यही है। और इस पर अगर पंजाब हुकूमत डिसएग्री करती है खाकान अब्बासी साहब से तो उनको सू कर दे बेशक, क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि पार्टियों में सच तब बोलते हैं जब दूरी आती है लीडरशिप से। शायद खाकान साहब भी अब आकर मेरा ख्याल है ये बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनके इस्तीफ़े की खबर भी सामने आ चुकी थी, उनको मनाने की कोशिश भी की गई। तो जब डिसेंट इस तरह का डिसएग्रीमेंट कोई सियासतदान करता है यहाँ पे, वो सिर्फ तब करता है जब उसके मामलात पार्टी से ख़राब होते हैं, अदरवाइज़ वो खामोश रहता है और वही बात करता है जो लीडरशिप कहती है। तो इसको करें इंक्वायर आप, अगर आपको लगता है कि वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। बट मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा ये सुनकर के इतनी करप्शन इसमें हुई है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो है वो रिफॉर्म कभी हुई नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ब्यूरोक्रेसी हो और चीज़ें हों, अपना कट लिए बगैर, अपने पैसे रखे बगैर काम करने के आदी ही नहीं है यहाँ पे। ये 20 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। एक महीने के अंदर अंदर ये एक स्कीम में इस तरह से आपने ज़ाया कर दी। बहुत से लोग बात करते रहे लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने किसी की नहीं सुनी। और ये भी एक चीज़ नोट करने वाली है कि सिर्फ ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ जहाँ निगरान सेटअप था वहाँ पर उनके बजट से, सूबाई बजट से ये सब कुछ किया गया। तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, वरना शाहिद खान अब्बासी भी यहीं हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक और तनाज़ा खड़ा हो चुका है और हर तरफ से कि ये जो मरदमशुमारी हुई है, MQM के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हत्ता कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कह रहे हैं जी हम भी इसको मुस्तरद कर देंगे। अब सभी जमातें, तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर वो भी इसके खिलाफ है। तो बनेगा क्या? इसकी वजह से क्या इलेक्शन और डिले हो सकते हैं कि मरदमशुमारी गलत हुई है? कोई कहता है जी हमारे वोट बैंक को सही तरह नहीं गिना गया, कोई दूसरा कह रहा है जी हमारे इलाके को सही नहीं गिना गया। ये कितना बड़ा मसला बन सकता है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। हर कोई एहतजाज कर रहा है। जमात इस्लामी कह रही है कि जी आबादी को सही तरह नहीं गिना गया। MQM भी उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला रही है कि जी शहरी इलाकों में सिंध के आबादी को सही नहीं गिना गया, कम गिना गया, इसको जारी रखा जाए। अब तो वज़ीर आला सिंध ने भी कह दिया जी हम मुस्तरद कर देंगे, सिंध हुकूमत ही इसको मुस्तरद कर देगी कि दही इलाकों में सही तरह से गिनती नहीं की गई लोगों की। अब इसमें मसला ये है कि जिसको लगता है कि उसका वोट बैंक वहाँ पर है, तो जब आबादी ज़्यादा वहाँ पर नज़र आएगी तो फिर उसी लिहाज से उनकी सीटें ज़्यादा होंगी, यानी MNA MPA की सीट्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो उनको ये लगता है कि फिर उनके हाथ मजबूत होंगे सियासी तौर पर। अब इसमें एक और पहलू भी है सिद्दीक जान, जो आपने कहा था कि इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शंस भी डिले किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखें दो चीज़ें हैं ना, एक तो यह कि मरदमशुमारी बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, बिल्कुल जितने कराची के शहरी हैं उतने ही गिने जाने चाहिए ताकि उसके मुताबिक वसाइल की तकसीम हो और उसके मुताबिक सीटों की एलोकेशन हो। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और उसके मैकेनिज़्म को चेक किया जा सकता है, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जा सकते हैं और दूर किए जाने चाहिए। और अगर ज़ाहिर है इस पर कुछ जमातें सियासत भी करेंगी और MQM जो है, MQM पे तो बिल्कुल ये एतबार नहीं किया जा सकता कि वो कोई वाकई कोई संजीदा इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि MQM का तो जब भी वो इस तरह की कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसके पीछे असल खेल कुछ और होता है। कोई और एक आध वजारत मिल जाती है, कोई इदारों में कोई नौकरी मिल जाती हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में वो अपनी मर्ज़ी के बंदे लगवा लेते हैं, कोई और इस तरह की चीज़ ले लेते हैं। यानी वो जो फ्रंट पे आपको नज़र आ रही होती है ना चीज़, वो सिर्फ बहाना होती है, निशाना कुछ और होता है। और ये तो है मरदमशुमारी का मामला। बिल्कुल ये इसको बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि जब इसको नोटिफाई किया जाए तो इलेक्शन कमीशन कहे कि मैंने तो अब जो है वो हल्का बंदियाँ करनी है, उसके लिए मुझे 3 महीने चाहिए, उसके बाद 54 दिन इलेक्शन शेड्यूल के लिए चाहिए, इलेक्शन प्रोग्राम के लिए। तो बात वहीं अक्टूबर में जा ठहरेगी। तो ये एक और कार्ड भी है जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो मुझे यही लगता है आज मुज़ाकरात पे बात नहीं हो सकी कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा और मुज़ाकरात नाकाम होंगे। और इन मुज़ाकरात का मकसद जो है वो संजीदा को कोशिश नहीं है, बल्कि इसकी वजह कुछ और है।
अच्छा मुजम्मिल, आप क्या कहते हैं, ये जितने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा है हर तरफ से हो रहा है, अब क्या ये जारी रहेगी जब तक सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो जाते? वो कहते हैं जी आखिरी घर, आखिरी बंदा नहीं गिना जाता, तो इसको जारी रखें, तो ये तो पता नहीं कितने महीने लग जाएँ। देखिए, मैंने तो इस पर वो निकाह एशिया की रिपोर्ट पढ़ी, मुझे तो हंसी भी आ रही थी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मुल्क भर में जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन 9% इंक्रीज़ बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, और 23 करोड़ के करीब एस्टिमेट लगाया जा रहा है। लेकिन इस सेंसस के अकॉर्डिंगली कराची की आबादी में 15% कमी वाक़ई हुई है। अब ये किसने किया है ये मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये आधे शहरी इन्होंने कहाँ भेज दिए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जो दीगर शहरों से लोग आते हैं, लोग दीगर सूबों से आते हैं, वो कराची में होती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वहाँ पर 2017 की मरदमशुमारी के लिहाज से आज आबादी 2% कम है, और ओवरऑल अगर देखा जाए लास्ट ईयर से तो 15% डिक्लाइन दिखाया जा रहा है, जबकि हम सबको पता है कि ये सिर्फ मजाक हो सकता है, ये नॉन सीरियस हरकत है जिसने भी की है कि ये बताया लोगों को कि कराची की आबादी कमी वाक़ई हो रही है उसके अंदर, तो प्लीज़ लोग और भेजें बाहर से। तो ये इसलिए किया जाता है कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी होती हैं, और दूसरा टैक्सेशन का इशू भी आ जाता है। हमें याद है कि जब कोविड की वैक्सीनेशन हुई थी तो उस दौरान भी वैक्सीन ज़्यादा लग गई थी जितने लोग नहीं थे कराची में उतनी, और वो भी इसलिए लग गई कि क्योंकि आपने दिखाया कुछ और था पेपर के ऊपर और असल में कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि रिसेप्शन के अंडर आता है। जी सिद्दीक कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुजम्मिल भाई को मैं बता रहा था कि कराची में ना एक और भी मसला है। जैसे मैं कराची गया तो मैंने किसी को कहा कि मुदस्सिर इकबाल साहब भी कराची से हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मुदस्सिर इकबाल तो लाहौर से है। हालांकि मैं ख्याल को 15-20 साल जिनको बार मुदस्सिर भाई का मुझे नहीं पता कि वो कितने अर्सा हो गया, लेकिन जिनको 20-20 साल भी हो गए ना, तो कराची वाले उनको कराची वाला नहीं मानते। तो मुझे लगता है मरदमशुमारी उस बुनियाद पर की गई है कि जो है ना, जिसको 30 साल से कम हुए हैं कराची आए हुए, तो कराची वाला है ही नहीं। कराची के लोग तो बेशक मानते होंगे, वो जो हुकूमतें जो गिनती है वहाँ पे लोगों को वो नहीं मानते। ये बात तो ठीक कर रहे हैं। ये भी है, लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब पता नहीं ये ना जवाज हुकूमत बना दे। तो हमारे उसामा भाई, जी सिद्दीक, उसामा भाई, हमारे कुछ आपके और हमारे कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको चेक करते हैं कि अगर उनको मरदमशुमारी में नहीं गिना गया तो उन्हें कहते हैं कि लाहौर या इस्लामाबाद वापस आ जाएं। जी अच्छा, चले ये भी हो सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक वो वहाँ है ही नहीं। अब ये भी पता नहीं, वैसे हुकूमत से कोई बई नहीं है, वो ये कह दें कि जी स्ट्रीट क्राइम की वजह से लोग इतने खौफजदा हो गए हैं, हालात कराची के इतने बुरे हैं, क्योंकि वर्स्ट सिटी कहा जा रहा है कराची को। बड़ी दुख की बात है, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है जी सबसे बुरा शहर रिहाइश के लिए कराची है। तो जी कराची लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ज़ाहिर है कि सबको नज़र आ रहा है कि पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग जाते हैं वो कराची है। तो इसमें अब तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है, जमात इस्लामी भी कह रही है, MQM भी कह रही है, लेकिन सिंध हुकूमत जो है मुजम्मिल, वो तो कहती है कि जनाब जो देही इलाके हैं वहाँ पर मसला है, मसला हर एक को है, लेकिन अपने अपने जहाँ पर उनको लगता है वोट बैंक का है। बिल्कुल, वो डीलिमिटेशन का भी जो मसला है सारा, जो MQM की बेसिक जो है वो कहना चाहिए ग्रीवेंस ही ये थी, उनका शिकवा ही ये था कि जो डीलिमिटेशन की जा रही है वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए। अगर हल्का बंदियाँ इस तरह की जाएंगी कि जो जहाँ पर मेरा वोट ज़्यादा है वहाँ से हल्का काट के कहीं और ले जाऊँ मैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। तो कराची की पॉलिटिक्स हमेशा से इन चीज़ों के ऊपर बहुत अफेक्टेड रही है। इतने इश्यूज़ ये शायद पंजाब के अवाम ने ना देखे हों जो वहाँ पर हैं। एक टैंकर माफिया का मसला बहुत बड़ा है कि वहाँ पर एक दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है जहाँ पर पाइपलाइन का निज़ाम ही कोई नहीं है, जहाँ टैंकर वाले को भत्ता देना पड़ रहा है अगर घर में पानी चाहिए आपको। इसके अलावा सफाई के अलग इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के अलग इश्यूज़ हैं, मोबाइल स्नैचिंग आम है वहाँ पे, तो सिक्योरिटी कोई नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक कराची का शहरी तो सवाल करेगा कि मैंने सबसे ज़्यादा टैक्स भी दिया स्टेट को, मैंने अपनी नौकरी भी पूरी की, मैंने मेहनत भी पूरी की, और मुझे मिला भी सिर्फ टूटी हुई सड़क मिली मुझे, ना मेरे घर में पानी आता है, ना मेरा मोबाइल महफूज है, ना बच्चों की जान महफूज है, और उसके अलावा सेंसस होता है मरदमशुमारी में मुझे गिनते भी नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है वो बिल्कुल जेन्युइन शिकवा है अवाम का। फिर ये कि जो तकसीम है, रकम टैक्स जो कलेक्ट होता है, डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो जब यहीं पर बदनीयती होगी तो फिर ये तो इसके असरात जो हैं बड़े ख़तरनाक भी हो सकते हैं, लोगों में एक एहसास महरूमी फिर इस वजह से पैदा हो सकता है। तो इस पर हुकूमत को देखना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि हुकूमत हर चीज़ को अब सिर्फ एक तरह से देख रही है कि इलेक्शन में डिले किस तरह से हो सकता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। ओ न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर।
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।